नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। आज अपन चर्चा करने वाले हैं गुप्त वंश के बारे में। और गुप्त वंश का जो शासनकाल रहता है वो 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक का शासनकाल रहा है। कुछ विद्वान इसे 240 ईस्वी सन से 550 ईस्वी सन तक का भी मानते हैं, लेकिन ये विद्वानों में मतभेद चलता ही रहता है। आप सामान्य डेट ये मान सकते हैं 275 से 550 ईस्वी सन की जो डेट है उसे आप गुप्तों का शासनकाल मान सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको पिछले वीडियो से संबंधित बता देता हूं। अपन ने अब तक कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए हैं। अपन ने दो चीज़ें पढ़ ली है, शक वंश के बारे में, और दूसरा अपना टॉपिक हो जाता है कुषाण वंश के बारे में। ठीक है, कुषाण वंश की अपन ने चर्चा कर ली है। दोनों ही विदेशी जातियां थी जो भारत में आती है और भारत में आकर के राज करती है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। कुषाण वंश के अंदर यदि मैं आपसे चर्चा करूं तो अभी अभी मैंने कुछ एक पेपर देखा था जो था आर ए एस का पेपर था। और इस पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था और वो क्वेश्चन कुजुल विम कडफिसस से संबंधित था। विम कडफिसस से संबंधित था। और ये जो विम कडफिसस है इसे ही कडफिसस द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हालांकि मैंने ये चीज़ आपको बताई नहीं है, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस वाली बात है कि इससे पहले जो राजा बना था वो कुजुल कडफिसस बना था, उसके बाद में विम कडफिसस राजा बनता है। तो विम कडफिसस जो है इसे कडफिसस द्वितीय भी कहा जाता है। आरएस के अंदर जो एग्जाम पूछा गया था उसके अंदर कडफिसस द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये शब्द से संबंधित छोटी सी चिंता की बात है, लेकिन आप याद रख सकते हैं कडफिसस इसे सेकंड भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर इसकी उपाधि से संबंधित चीज़ पूछी गई थी। और उपाधि के बारे में भी अगर अपन बात करें तो इसकी जो उपाधि है वो कौन सी है? सर्वलोकेश्वर। सर्वलोकेश्वर। हालांकि इस उपाधि के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है। मैंने सोचा था कि शायद ये उपाधि इम्पोर्टेंट नहीं होंगी, लेकिन जैसा ही अपन ने आरएस का एग्ज़ाम देखा, इसके अंदर अभी अभी ताज़ा अपडेट के अंदर मिला है, तो ये मेरे को उपाधि मिली है। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो हमें कुषाण वंश को और ज़्यादा गहराई से समझने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि मैंने आपको 2 घंटे तक कुषाण वंश के बारे में 2-2.5 घंटे के अंदर मैंने आपको कुषाण वंश की चर्चा जो की है वो काफ़ी कम है, काफ़ी ज़्यादा मैंने आपसे चर्चा की है। लेकिन फिर भी हमें यह सोचना चाहिए कि एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा गहराई से पूछा जा रहा है। तो आप ये याद करके चलिए कि आपको और ज़्यादा इन टॉपिक्स को समझना पड़ेगा, गहराई से जानना पड़ेगा। इसी के तहत मैं गुप्त वंश के अंदर आज और ज़्यादा गहराई से जानने की कोशिश करूँगा, गहराई से ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपने गुप्त वंश के बारे में। ठीक है, गुप्त वंश की चर्चा करते हैं। गुप्त वंश की भी अपन बहुत सारी चर्चा करेंगे, बहुत सारी चर्चा है जो गुप्त वंश के बारे में हमें जाननी चाहिए। लगभग ये मान के चलो 8 से 10 घंटे भी यदि अपन इस गुप्त वंश पर चर्चा करें ना तो काफ़ी कम ही होगी। ठीक है, और इतना काफ़ी भी होता है, 8 से 10 घंटा काफ़ी हो जाता है ज़्यादा देना। ठीक है, तो अपन इसकी सबसे पहले बात करते हैं जानकारी के स्रोतों की। जानकारी के स्रोतों की। और जानकारी के जो स्रोत जो हो जाते हैं अपने, वो 2 तरीके के हो जाते हैं। पहला हो जाता है साहित्यिक स्रोत और दूसरा हो जाता है पुरातात्विक स्रोत। इन 2 चीज़ों को आज अपन जानने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि अपना जो 30 मिनट का समय है उसके अंदर अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो पाता है या नहीं। कोशिश करते हैं इसको जानने की। तो आप याद रखिएगा, आज अपन जानकारी के स्रोतों की चर्चा करने वाले हैं। गुप्त वंश की जानकारी के स्रोतों में अपन ये कह सकते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, इस चीज की चर्चा करने वाले हैं। साहित्यिक स्रोत के अंदर एक तो आ जाता है पुराण। पुराणों के अंदर कई सारे पुराण आते हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं वायु पुराण। ठीक है, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, और कौन सा पुराण आ जाता है अपना, और एक और पुराण आ जाता है ब्रह्मांड पुराण।
ब्रह्मांड पुराण। ठीक है, ये 3 वायु पुराण हमारे हो जाते हैं जो हमें गुप्त वंश की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। बौद्ध महायान ग्रंथ है, एक बौद्ध ग्रंथ है, उसकी यदि चर्चा करें तो वो ग्रंथ भी हमें जानकारी देता है। उसका नाम क्या है? मंजूश्री मूलकल्प। मंजूश्री मूलकल्प, याद रखना भैया, मंजूश्री मूलकल्प। और ये जो अपना है वो महायान शाखा का है। बौद्ध धर्म के अंदर 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान। ये कौन सा ग्रंथ है? ये महायान शाखा का ग्रंथ है। इसको आप याद रखना, मंजूश्री मूलकल्प ग्रंथ को। ये एग्जामिनर सीधा सीधा पूछ सकता है, गुप्त वंश की जानकारी का स्रोत है, और उसमें 4-5 ऑप्शन दे देगा। उनमें से आपसे पूछेगा कि आप बताइए कि इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी तरीके से घुमा सकता है वो। और सबसे बड़ी जानकारी का स्रोत जो हमारा होता है वो प्रयाग प्रशस्ति होती है गुप्त वंश के बारे में। तो प्रयाग प्रशस्ति सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसकी अपन चर्चा करेंगे। पहले अपन साहित्यिक चर्चा कर लेते हैं। एक आता है अपना जिनसेन सूरी का ग्रंथ, जिसे हरिवंश पुराण कहा जाता है। किसका ग्रंथ? जिनसेन सूरी। और जिनसेन सूरी का कौन सा ग्रंथ है? हरिवंश पुराण। इन ग्रंथों को याद रख लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है और इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। जिनसेन सूरी का अपना हरिवंश पुराण हो जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे ग्रंथ हैं। वज्जिका द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है, कौमुदी महोत्सव। एक ग्रंथ अपना हो जाता है कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव। ये ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो ये मान के चलो वज्जिका द्वारा रचित है। वज्जिका द्वारा रचित है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। अब मैं अगले ग्रंथों की चर्चा करता हूं जो हमारे कौन से ग्रंथ हो जाते हैं। तो कौमुदी महोत्सव, ठीक है। अब मैं आपको अगले ग्रंथों की बात करूं तो विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्ता। विशाख दत्त, और विशाख दत्त का कौन सा ग्रंथ हो जाता है? मुद्रा राक्षस। दूसरा ग्रंथ कौन सा है? देवी चंद्रगुप्तम। दोनों ही ग्रंथ हमारे लिए गुप्त वंश की जानकारी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इन दोनों ही ग्रंथों से हमें जानकारी उपलब्ध होती है। एक ग्रंथ है प्रवरसेन का, प्रवरसेन का ग्रंथ है जिसे सेतु बंधु के नाम से जाना जाता है। सेतु बंधु, ये ग्रंथ भी हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक ग्रंथ और है शुभंधु के द्वारा रचित, जिसे वासवदत्ता कहा जाता है। तो आप याद रखिए शुभंधु। और शुभंधु के द्वारा कौन सा ग्रंथ रचित है? वासव दत्ता। ठीक है, वासव दत्त या फिर वासव दत्ता, आप कोई भी लिख सकते हैं। वासव दत्ता इस ग्रंथ का नाम हो जाता है। ठीक है, ये शुभंधु द्वारा रचित है। आप इनको रट लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है शुभंधु का ग्रंथ कौन सा है, ये भी आपसे पूछ सकता है। विशाख दत्त के द्वारा कौन से ग्रंथ रचित हैं, तो वो भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक परमार्थ द्वारा रचित है वसुबंधु चरित। परमार्थ, और परमार्थ द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है अपना? वसुबंधु चरित। वसुबंधु चरित, इसको भी आप याद रख सकते हैं। एक चक्रपाणि दत्त द्वारा रचित है आयुर्वेद दीपिका टीका। तो अगला ग्रंथ आप ये लिख सकते हैं चक्रपाणि दत्त। चक्रपाणि दत्त द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है जिसे आयुर्वेद दीपिका टीका कहा जाता है। आयुर्वेद दीपिका टीका। ठीक है, ये एक ग्रंथ हो जाता है जो चक्रपाणि के द्वारा रचित है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे ग्रंथ हैं, तो उनकी भी अपन चर्चा कर सकते हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं।
तो परमार्थ द्वारा वसुबंधु, चक्रपाणि दत्त द्वारा आयुर्वेद दीपिका टीका। ठीक है, अगले ग्रंथ की चर्चा करते हैं। अगला साहित्यिक ग्रंथ कौन सा हो जाता है? एक हो जाता है शूद्रक। शूद्रक, शूद्रक द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है जिसे मृच्छकटिकम कहा जाता है, जिसे मृच्छकटिकम कहा जाता है। मृच्छकटिकम, इस ग्रंथ को भी आप याद रख लेना, एग्जाम के अंदर शायद कई बार पूछा जा चुका होगा, या फिर आपने कोई टेस्ट सीरीज काम में ली होंगी तो उनमें भी आपने क्वेश्चन देखा होगा। शूद्रक और अपना जो हो जाता है कौन, विशाखदत्त। विशाखदत्त, तो इनके ग्रंथ तो हमें कई बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन जिनके नहीं पूछे जा रहे हैं उनको भी आप याद रखना, कहीं पर भी क्वेश्चन हो सकता है। और सोमदेव, एक और ग्रंथ आ जाता है सोमदेव का कथा सरित सागर। सोमदेव का कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, इसको भी याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रंथ हो जाता है जो हमें गुप्तों की जानकारी उपलब्ध कराता है। इसके अलावा कमंदक द्वारा एक नीति सार लिखा गया है। कमंदक, कमंदक के द्वारा नीति सार, ये ग्रंथ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा कालिदास की रचनाएं आप याद रख सकते हैं। कालिदास, और कालिदास की कई रचनाएं हैं उनको आप याद रख सकते हैं, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, रघुवंश, मेघदूत, विक्रम मौर्य, विक्रम मौर्यवंशीय और ऋतु संहार। तो ये कई सारे कालिदास के ग्रंथ हो जाते हैं जिनको आप लिख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, रघुवंश, मेघदूत, विक्रम मौर्यवंशीय और ऋतु संहार, इनको आप याद रख सकते हैं। चीनी यात्री आए थे, चीनी यात्रियों में वेनसोंग, फाहयान और इत्सिंग का नाम आप नोट कर सकते हैं, जो हमें गुप्त वंश की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो इतने ग्रंथ आप साहित्यिक ग्रंथों के अंदर याद रखना। अगर याद भी ना रख सको तो ये मान के चलो आप इनको एक बार दो बार दिमाग में ज़रूर बिठाने की कोशिश करना, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर अपना क्वेश्चन गलत ना कर सको। दूसरा, पुरातात्विक स्रोत, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पुरातात्विक स्रोतों के अंदर अपन देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति को, जो हमें गुप्त वंश के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराती है। और चर्चा करेंगे अपन प्रयाग प्रशस्ति पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि अभिलेखों की। सबसे पहली चर्चा अपन इसके अंदर करेंगे अभिलेख। अभिलेख, और अभिलेख भी कई सारे प्राप्त हुए हैं, सब राजाओं के अलग अलग अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं, उनकी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति और एरण प्रशस्ति। अभिलेखों में आप लिख सकते हैं प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, एरण प्रशस्ति, एरण प्रशस्ति। ठीक है, दो प्रशस्ति किसके द्वारा रचित है? आप ये मान के चलो अपना कौन हो जाता है, ये हो जाता है हरिसेन। हरिसेन याद रखना भाई। ठीक है, अभिलेखों के अंदर और भी ग्रंथ आ जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड, और चंद्रगुप्त सेकंड के कई ग्रंथ आ जाते हैं। उनके अंदर अगर चर्चा करें तो अपन याद रखना मथुरा का स्तंभ लेख, उदयगिरी के गुहालेख और मेहरौली की प्रशस्ति। मथुरा स्तंभ लेख, मथुरा स्तंभ लेख, उदयगिरी, उदयगिरी गुहालेख, गुहालेख, और कौन सा लिख सकते हैं? मेहरौली का अपना प्रशस्ति हो जाती है, मेहरौली प्रशस्ति, मेहरौली प्रशस्ति। तो ये चीज़ चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हो जाती है, आप इनको नोट कर सकते हैं, मेहरौली प्रशस्ति। अब अपन चर्चा कर लेते हैं और
कई सारे अभिलेख अभी भी बाकी रह जाते हैं अपने, उनकी भी चर्चा कर लेनी चाहिए। अभिलेखों के अंदर यदि मैं चर्चा करूँ आपसे तो एक चीज़ और याद रख सकते हैं, कुमारगुप्त के अभिलेख भी हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे कि मंदसौर और गढ़वा के शिलालेख। मंदसौर और गढ़वा के शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं। गढ़वा शिलालेख किसके शासनकालीन है ये, तो ये याद रखना, ये कुमारगुप्त के शासनकालीन है। कुमारगुप्त काल के, ठीक है, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अपना एक आ जाता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त की चर्चा करें तो स्कंदगुप्त के अंदर कौन सा आ जाता है, तो स्कंदगुप्त काल के कई सारे आ जाते हैं, जैसे कि जूनागढ़ प्रशस्ति, भीतरी प्रशस्ति। इसमें आप याद रख सकते हैं इम्पोर्टेंट, जूनागढ़ और भीतरी, ठीक है, ये दो प्रशस्तियां हैं ये, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आप याद रख सकते हैं। तो ये अपने पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख हो जाते हैं चंद्रगुप्त काल के, स्कंदगुप्त के काल के, कुमारगुप्त के काल के। ये अपने ग्रंथ हो जाते हैं जो हमें जानकारी उपलब्ध कराते हैं। ये अभिलेख चंद्रगुप्त काल का मथुरा स्तंभ लेख, उदयगिरी गुहा लेख, महरौली प्रशस्ति, कुमारगुप्त के काल का मंदसौर और गढ़वा के शिलालेख, स्कंदगुप्त काल के जूनागढ़ और भीतरी प्रशस्ति। आप याद रखना कौन से किसके काल का अभिलेख है, ये क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जूनागढ़ प्रशस्ति किस शासक के काल की है, ये क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। गढ़वा शिलालेख किस राजा के काल का है, ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो आप इन सब को जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अपन समसामयिक वंशों के भी कुछ अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि वाकाटक वंश और कदम्ब वंश के लेख, तो ठीक है, तो ये चीज़ आप इम्पोर्टेंट है, याद रख सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया आपको वाकाटक और कदम्ब, वाकाटक और कदम्ब वंश के अभिलेख, ठीक है, वाकाटक और कदम्ब वंश के अभिलेखों से भी हमें जानकारी उपलब्ध हो जाती है, तो इनको भी आप याद रखना। इसके अलावा मिहिर कुल और यशोवर्मन को भी आप लिख सकते हैं, मिहिर कुल और यशोवर्मन को भी आप लिख सकते हैं। यशोवर्मन के लेख, इनसे भी हमें उपलब्ध जानकारी हो जाती है गुप्तों के बारे में, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर याद कीजिएगा। इससे एक चीज़ और, अभिलेखों की अपने चर्चा कर ली, अभिलेखों के बाद में अपना जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है अपने सिक्के, ठीक है। इन चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अंदर अब अगली चर्चा आ जाती है अपनी सिक्कों की। सिक्के, सिक्के जो है वो हमें कई प्रकार के प्राप्त होते हैं। सिक्कों के अंदर यदि चर्चा की जाए तो हमें सोने, चांदी और तांबे के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। तो आप लिख सकते हैं सोने के, चांदी के, तांबे के, तो ये सब प्रकार के हमें सिक्के प्राप्त होते हैं। और यदि बात की जाए तो चंद्रगुप्त के काल की, तो चंद्रगुप्त के शासनकाल से लेकर के विष्णुगुप्त जो राजा रहा है उसके शासनकाल तक के हमें सर्वाधिक जो सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं। तो ये हमें सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है वो किस जो है ये अपने सर्वाधिक सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं हमें। और चंद्रगुप्त के काल से लगा करके विष्णुगुप्त तक के काल तक के जो सिक्के प्राप्त होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा सोने के ही सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कई सारे अपने मंदिर, गुहालेख और स्मारकें हो जाती है और गुफाएं हो जाती हैं, तो उनसे भी हमें जानकारी उपलब्ध होती है। तो आप यहाँ पर एक अलग से भी लिख सकते हैं, अन्य के अंदर आप लिख लीजिए मंदिर हो गया, गुफाएं हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं। कोई स्मारक मान सकते हो आप, स्मारक हो गई,
ठीक है, तो इन चीज़ों को आप नोट कर लेना। ये हो जाता है अपना गुप्त वंश की जानकारी के स्रोत, जिसके अंदर साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। इसके बाद में अपन गुप्त वंश से पहले क्या स्थिति वहाँ पर थी उसी साम्राज्य की, तो वो अपन चर्चा करेंगे। तो अगली चर्चा अपनी जो होगी वो होगी गुप्त वंश से पूर्व उत्तर भारत की किस प्रकार की स्थिति थी, उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन देखते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं गुप्त वंश की तात्कालिक स्थिति क्या थी। जब गुप्त वंश नहीं था तो उससे पहले किस प्रकार के कौन कौन कहाँ कहाँ पर राज कर रहे थे, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो गुप्त वंश से पूर्व के, तो आप ये लिख लीजिए, तो इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे ये लिख लीजिए आप, गुप्त वंश के पूर्व की स्थिति, और स्थिति कहाँ की, अपने भारत की। ठीक है, तो गुप्त वंश से पूर्व की अपन स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। कौन सा राजा कहाँ पर राज कर रहा है ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली बात कि कुषाणों से कुछ गणराज्य थे, गणतंत्रात्मक राज्य थे, उनका संघर्ष चल रहा था। उनमें सबसे पहली चीज़ आप ये नोट कर सकते हैं, पहली कंडीशन तो ये हो जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन हो जाती है मालव, योधेय और अर्जुनायन। इस चीज़ को मिटा देते हैं और यहाँ पर ये लिख लीजिए, मालव, योधेय और अर्जुनायन। ये प्रमुख गणतंत्रात्मक शासक थे। तो ये इनके आगे आप लिख सकते हैं गणतंत्र राज्य। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लीजिए गणतंत्र राज्य, तो आपको याद आ जाएगा। मालव योद्धे जो थे वो गणतंत्रात्मक राज्य थे और इनका जो संघर्ष चल रहा था वो किसके साथ में चल रहा था, तो वो चल रहा था कुषाणों और शकों के साथ में। शकों के साथ संघर्ष, तो ये चीज़ आप याद रखना। मालव, योधेय और अर्जुनायन का साथ में जो संघर्ष चल रहा था वो किन के साथ चल रहा था, वो कुषाणों के साथ में और शकों के साथ में इनका संघर्ष चल रहा था। ठीक है, विशाल क्षेत्र की बात की जाए तो कुषाणों का राज था। विशाल क्षेत्र जो था वो किसके अधीन था, तो वो कुषाणों के अधीन था। कुषाणों के अधीन था। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया और उनके साम्राज्य विस्तार के बारे में बताया मैंने आपको कि कम से कम उसका जो क्षेत्र था वो आप ये मान के चलो, कश्मीर से लेकर के दक्षिण में अब विंध्यन क्षेत्र तक देख लो, और पूर्व में बिहार से लगा करके आप पश्चिम में मध्य एशिया तक आप देख सकते हैं। तो ये उनका क्षेत्र हुआ करता था जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो इस विशाल क्षेत्र पर कुषाणों का जो चल रहा था, राज चल रहा था। इसके अलावा दक्कन के अंदर बात करें तो दक्कन के अंदर सातवाहनों का संघर्ष चल रहा था। किनके साथ में, वाकाटकों के साथ में। वाकाटक एक नया राज्य उदय होता है जो गुप्तों के समानांतर राज करते हैं दक्कन क्षेत्र में। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट, पहली पॉइंट तो अपन ने ये देख लिया, दूसरा पॉइंट अपन ने ये देख लिया, तीसरा पॉइंट आप ये याद रखिए, दक्षिण भारत में दक्कन में वाकाटक राज कर रहे थे। और वाकाटकों ने किन की जगह ली थी, तो वो जगह ली थी सातवाहनों की। सातवाहनों का क्षेत्र छीन करके वाकाटकों का एक नया राज्य, एक नया साम्राज्य का उदय होता है। पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में नागों का उदय था। ठीक है, चौथी बात आप ये याद रखिए, पश्चिम क्षेत्र में और पश्चिम क्षेत्र की बात की जाए, उत्तर पश्चिम क्षेत्र की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये मान के चलो नागों का राज था। नागों का
राज हुआ करता था। पश्चिमी क्षेत्र में नागों का राज था और नाग जो थे वो कुषाणों के साथ संघर्ष कर रहे थे। कुषाणों से संघर्ष चल रहा था इनका, कुषाणों से संघर्ष चल रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। और पूर्व में जो गुप्त अपने उदय होते हैं, पूर्व की यदि बात की जाए तो आप ये मान के चलो आज का जो अपना यूपी बिहार वाला क्षेत्र है, बंगाल वाला जो क्षेत्र है, इसको आप पूर्व का क्षेत्र मान सकते हैं। ठीक है, और इस जगह पर जो पूर्व में चौथा पॉइंट अपना जो हो जाता है, पांचवा पॉइंट जो अपना हो जाता है वो हो जाता है पूर्व क्षेत्र। और यहाँ पर किनका राज था? गुप्तों का संघर्ष चल रहा था। और किसके साथ में चल रहा था? कुषाणों के साथ में चल रहा था। पश्चिम में नागों का कुषाणों से संघर्ष, पूर्व में गुप्तों का कुषाणों से संघर्ष चल रहा था। दक्कन के अंदर वाकाटकों का उदय हुआ था और विशाल क्षेत्र पर कुषाणों का राज था। और मालव, योधेय और अर्जुनायन जो गणतंत्र राज्य थे, ये भी कुषाणों से और शकों से संघर्ष कर रहे थे, लगातार संघर्ष कर रहे थे। इस तरीके से हमारी भारत की कंडीशन बनती है। तो ये हमारी भारत की कंडीशन हो जाती है जो मैंने आपको बताया। गुप्तों से पहले कौन से क्षेत्रों में कौन कौन क्या क्या कंडीशनें चल रही है, क्या स्थिति बनी हुई है। मालव, योधेय, अर्जुनायन कुषाणों और शकों से संघर्ष कर रहे हैं। दक्कन में वाकाटक संघर्ष कर रहे हैं। पश्चिम में नागों के जो राजा रहे हैं, नागों का राज है, तो नाग जो थे वो कुषाणों से संघर्ष कर रहे हैं। पूर्व में गुप्तों ने अब उदय हो गया है, तो गुप्त भी उनका संघर्ष कर रहे हैं। और अधिकतर विशाल क्षेत्र जो था वो कुषाणों के अधीन था और कुछ क्षेत्र जो था वो शकों के अधीन था। तो इस तरीके से हमारा गुप्त वंश के पूर्व की स्थिति है, जिनको आप इम्पोर्टेंट तरीके से नोट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं गुप्त वंश की उत्पत्ति के बारे में। इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है और इसको अपन कल के वीडियो में जानेंगे। यदि आज ही इसके बारे में जानने की कोशिश करें तो हमारा जो टाइम है वो बहुत कम है। अभी 5 मिनट हमारे पास बचे हैं, 5 मिनट हमारे पास बचे हैं। तो ये मान के चलो 5 मिनट के अंदर आपको गुप्त वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई भी चीज़ चर्चा नहीं की जा सकती। इसलिए अपन कल के वीडियो में गुप्त वंशों की उत्पत्ति के बारे में और उनके प्रारंभिक शासकों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो आज अपन लोगों ने क्या क्या चर्चा की है? तो आज अपन लोगों ने बहुत सारी चर्चा कर ली, जिनके अंदर अपन ने जानकारी के स्रोत और गुप्त वंश के पूर्व की स्थिति के बारे में चर्चा कर ली है। तो ये मान के चलो आज अपन ने जानकारी के अंदर, गुप्त वंश की जानकारी के अंदर साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और तात्कालिक स्थिति, इन 3 चीज़ों पर आज अपन ने चर्चा की है। बाकी जानकारी अपन कल के वीडियो में लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।